गुड इवनिंग सर। बैठिए। क्या नाम लिखते हैं आप? नीरज नीरज सोनगरा। 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 अच्छा। एक शब्द है न्याय, बड़ा अभी चर्चा में भी है, भारतीय न्याय संहिता को लेकर, राइट? यस सर। सुना होगा ना? यस सर। न्याय को डिफाइन करना हो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, पहले तो ये बताइए कि न्याय अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित हो सकता है या एक ही परिभाषा हो सकती है, यूनिवर्सल? सर न्याय काफ़ी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, तो इसकी डेफिनेशन समय काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रहेगी, अलग अलग होगी। भारत में न्याय को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सर भारत में न्याय जो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें देखने को मिलता है, तो उसके न्याय के 3 एस्पेक्ट है: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसमें हमने जैसे डीपीएसपी है वो आर्थिक न्याय के ऊपर बल देता है, और राजनीतिक न्याय के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स को अपनाया है। और नैसर्गिक न्याय भी कुछ होता है? यस सर। वो क्या है? सर जो मानव होने के नाते कुछ एक मूलभूत अधिकार एक मानव को होने चाहिए, तो वह नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस कहा जाएगा। अच्छा। तो अगर मान लिया हमारा जो कोई कानून है वो न्याय नहीं दे पा रहा हो, तो नेचुरल जस्टिस पर काम कर सकते हैं? सर कानून मूलतः देखा जाएगा तो नेचुरल जस्टिस के सबसेट में ही आने चाहिए, लेकिन कुछ एक कानून जो होते हैं उनका जो उनको कहा जा सकता है कि वह प्राकृतिक न्याय के परिपाटी में नहीं आते। जैसे अगर भारत के संदर्भ में बात की जाएगी तो जो कॉलोनियल एरा में जो लॉ लाए गए थे वो मानव जो एक भारतीय जो जनमानस है उनको ध्यान में रख के ना होके ब्रिटिश के आर्थिक हितों को लेके किए गए थे। उनको एक कानून की तो कोई एक ऐसी संस्था बताइए जो नैसर्गिक न्याय पर काम करती है भारत में। सर ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और हमारी जो सरकार है एक संस्था के रूप में जिसको देखा जा सकता है। सरकार? सर सरकार तो लॉ से बाइंड है। सर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना है? यस सर। क्या काम है उसका? सर जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है उसको कैसे पर्यावरण के साथ संतुलित किया जा सके और दोनों ही के बीच समन्वय बना सके, इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। नीरज, आप हमको बताएंगे कि ये जो डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग ये चीज़ क्या है, सामान्य शब्दों में बताएंगे? सर लार्ज सेट ऑफ डाटा जो होता है उसको डाटा वेयर, कोई उदाहरण बताइए लार्ज सेट ऑफ डाटा का। सर जैसे पब्लिक फील्ड में बताइए। सर आधार का जो डाटा है वो एक बिग डाटा में आ सकता है, और उसका डाटा वेयर हाउसिंग उसका किस प्रकार से कलेक्शन किया जा सकता है और किस प्रकार से अन्य एजेंसियां उस डाटा का प्रयोग करती है, उसमें डाटा वेयर हाउसिंग को शामिल किया तो जा ये आधार आपने बोला कि ये इसका उदाहरण है, तो ये डाटा अवेलेबल है क्या इस काम के लिए, एनालिसिस के लिए? सर आधार का डाटा सर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वह इसका प्रयोग कर सकती है। प्राइवेट अगर एजेंसी का नहीं, जिस काम के लिए, डाटा माइनिंग के लिए। सर गवर्नमेंट एजेंसी अपने पॉलिसी फ्रेम के लिए इसका डाटा का प्रयोग कर सकती है। तो लिखा हुआ है कहीं ऐसा कि इसको काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आधार कार्ड का जो डाटा है? सॉरी सर, मैं इसके लीगल एस्पेक्ट की जानकारी अभी नहीं रख पा रहा हूँ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है टू नेशन थ्योरी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये टू नेशन थ्योरी एक बात उठी थी। अभी इस समय के कॉन्टेक्स्ट में भी एक टू नेशन थ्योरी की बात उठी है। ये किसके संदर्भ में है? सर इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद अभी सामने आया है उसमें भी टू नेशन थ्योरी को तो ये जो टू नेशन थ्योरी है, क्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद में एक्सेप्ट हो गई थी क्या पहले ही? सर ओस्लो अकॉर्ड में दोनों जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी तो उसमें एक स्वीकृति दी गई थी कि एक। अब क्या स्थिति है सर? क्या अभी भी मान्य है क्या? मतलब फिलिस्तीन ने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया है क्या? सर अभी का जो इजराइल की जो लीडरशिप रही है
वह इस जो ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था उसको लेके एक स्पष्ट स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जो पैलेस्टाइन का जो जो अभी जो राजनीतिक है राजनीतिक जो राजनीतिक जो लीडरशिप है वेस्ट बैंक में पीएलओ को तो देखा गया है कि इस एग्रीमेंट पे मान्यता रखती है, लेकिन जो अभी गाजा स्ट्रिप पे जो ऑर्गेनाइजेशन हेड कर रही है जिसका हमास नाम है, वह इसको स्वीकृति नहीं देती है। वो नहीं स्वीकृति देती है। अगर स्वीकृति दे दे तो क्या लड़ाई खत्म हो जाएगी क्या? सर, टू स्टेट नेशन जो थ्योरी है उसमें एक रीजन को स्टेबिलिटी प्रदान हो सकती है और दोनों देशों के बीच एक सीमा विवाद का जो एक मुद्दा अहम रहा है उसका समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास होगा। ओके, तो नीरज आपका नाम तो बड़ा सुंदर है, इसके और पर्यायवाची भी हैं क्या? यस सर। कितने पर्यायवाची आप अगर एक्सटेम्पोर गिनना शुरू करें तो कितने पर्यायवाची हम मुझे बता पाएंगे? सर, पर्यायवाची तो काफी होंगे, लेकिन मैं अभी 2-3 ध्यान कर एक्सटेम्पोर पा आप कितने बोल पाएंगे? सर, पंकज और कमल, सरोज, सर अभी 3 ध्यान कर पा रहा हूँ। वो काफ़ी है। थैंक यू सर। तो अपने नाम को तो अच्छा ही लोग मानता ही है। ठीक है सर। ये आपने इतिहास पढ़ा है। इतिहास हमें वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? सर, इतिहास का अध्ययन जब करते हैं तो हमको समाज का अध्ययन, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने को मिलता है। तो अभी के समय में अगर हम कुछ समस्या से समाधान चाहते हैं तो एक जो हिस्ट्री में कुछ इवेंट हुआ है वो एक प्री डाटा के रूप में काम करता है। उससे हम सीख के या उसका जो भी फ्रेमवर्क बना के वर्तमान की जो नीतियाँ है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है वह कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ये भी सवाल हैं कि कुछ इतिहास के अनसुलझे सवाल हैं, प्रश्न हैं, संघर्ष हैं, वो चले आ रहे हैं वर्तमान में। तो उनको हल करने में इतिहास कहाँ मदद करता है? उस मामले में तो इतिहास एक तरह से बैगेज हो जाता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? सर, इतिहास में ऐसे कुछ घटनाक्रम रहे जो जिसके अभी जैसे इजराइल फिलिस्तीन का विवाद है वो भी एक हिस्ट्री से ही जुड़ा रहा है, लेकिन उसके वैसे तो रूस यूक्रेन का भी एक इतिहास है। यस सर। हर समस्या हर कन्फ्लिक्ट का एक इतिहास है और वो इतिहास के बैगेज के रूप में है। यस सर। तो इतिहास इसमें हमारी क्या मदद कर रहा है? वो तो समस्याएं ही बढ़ा रहा है। सर, इतिहास जो है एक ये समस्या जरूर है, लेकिन इसका समाधान का जो जो हमको जिस दिशा में काम करना चाहिए उसका भी एक एक फ्रेमवर्क हमको इतिहास में ही देखने को मिलता है। जैसे जो भी अभी सीमा विवाद रहे हैं तो भारत के जो इतिहास रहा है जिसमें सम्राट अशोक की बात की जाएगी तो उन्होंने किस प्रकार से विदेश नीति का पालन किया था और पड़ोसी देशों में जो भी धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी, तो हमको एक बताता है कि एक जो कन्फ्लिक्ट एरिया है उसको कैसे डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू यूज करके तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ट्रुथ और एंड रिकंसिलिएशन। यस सर। पर हम सच इतिहास में काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों से हुई हैं, तो उन गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यस सर। जैसे अभी जर्मनी का जो इतिहास रहा है, जो एक फासिस्ट और एक जो हिटलर का जो लीडरशिप में जो किया गया था यहूदियों के साथ, तो उसको लेके जर्मनी ने खुद अब संवेदना प्रकट करता है और जो एक माइनॉरिटीज़ के लिए जस्टिस की बात करनी चाहिए, तो वहाँ पे भी जर्मनी के जो लीडरशिप है, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, वह सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो भारत में भी कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ मामलों में हम इसी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन पर चल सकें कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए? सॉरी सर, मैं भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। इतिहास लेखन को लेकर के भी काफ़ी विवाद रहता है। सरकारें बदलती हैं और इतिहास लेखन की प्रक्रिया में भी बदलाव आने लगते हैं। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या समझ है? सर, इतिहास जैसे कि एक विषय जो
कुछ खोज स्रोत है उसके आधार पे किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि स्रोत ऑब्जेक्टिव हो तो उसका विश्लेषण ऑब्जेक्टिव हो। उस वो निर्धारित करता है कि जो उससे जुड़ा हुआ जो एकेडमिक व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपना कार्य पूरी एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ करता है। तो जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से ये पूरा विषय जो है ऑब्जेक्टिव रहे, लेकिन इसमें अगर हमको एक ऑब्जेक्टिविटी को निर्धारित करना है तो जो नए आयाम हैं, जैसे महिलाओं के पर्सपेक्टिव में, दलितों के, वंचित वर्गों के पर्सपेक्टिव में इतिहास को लिखा जाना चाहिए। पुनर्निर्धारण का अगर बात की जाए जैसे तो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस की बात होती है, तो सबाल्टर्न स्ट्रीम का क्या कहना है? सर सबाल्टर्न स्ट्रीम जो मुख्य आंदोलन चले हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसके अंतर्गत जो निम्न वर्ग रहा है, किसान समुदाय है, तो वह मुख्य जो आंदोलन चल रहे थे उसके साथ वह भी राष्ट्रीय आंदोलन में संलग्न रहा था, लेकिन जो जो इतिहास लिखा गया उसमें उसको कम स्थान मिला गया है। तो वह सबाल्टर्न हिस्टोरियन जो है वो इनकी जो भूमिका रही है उसको कुछ पुनर्व्याख्यात सबाल्टर्न करता है। हिस्टोरियंस के नाम बता सकते हैं? सर शाहिद अमीन। उन्होंने किस पर काम किया है? सर जो गांधी जी के आंदोलन रहे उसमें कैसे चंपारण और इस रीजन में अन्य जो स्थानीय नेता है, किसान नेता, उनके बारे में बताया है। ठीक है। नीरज, यस सर। आपने लिखा डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, अगर मैं इसे कहूँ प्रॉब्लम ऑफ डेटा स्टोरेज एंड डेटा रिट्रीवल, किस हद तक मैं सही हूँ? सर डाटा माइनिंग पूरी तरीके से डाटा रिट्रीवल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डाटा माइनिंग में एक डाटा सेट के आधार पर ही अन्य को जो डाटा जनरेट हो रहा है, जो पैटर्न जनरेट हो रहा है, जिसे थर्ड डाटा भी कहा जा सकता है, वह है। और डाटा वेयर हाउसिंग जरूर डाटा की स्टोरेज से जुड़ा हुआ जो डाटा है। इंटरनेट है तो इसमें इतना डेटा जनरेट हो रहा है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कोई फिजिकल स्पेस की भी ज़रूरत होती है उसको स्टोर करने की, या यस सर, फिजिकल उसका स्टोरेज क्या, की। उसको आप बता सकेंगे कि क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इतने बड़े स्केल पर डेटा जनरेट जब होता है तो? सर फिजिकल जो स्टोरेज कॉमन पीपल हम लोगों को कभी दिखता नहीं है, लेकिन सर क्लाउड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। क्लाउड तो क्योंकि समझा, लेकिन इसके पीछे जो डाटा जो स्टोर करना होता है उसके लिए एक जो स्थान है वो निर्धारित है। जैसे कहाँ कुछ जनरली होता है वो? सर कुछ जैसे वर्ल्ड में देखा जाएगा तो कुछ यूएसए में कैलिफोर्निया के आसपास है, और भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है कि एक वर्ल्ड के डाटा स्टोरेज के रूप में बनकर सी उभर बेड सके। के नीचे है या? जैसे सी बेड के नीचे भी है। क्यों, वहाँ क्यों? सर जो टेम्परेचर है, जो डाटा को जो स्टोरेज के लिए एक मेंटेन करने के लिए मिनिमम चाहिए रहता है, वह उपलब्ध कराता है। तो और उससे वो एनर्जी बच जाता है। एनर्जी के पर्सपेक्टिव में और जो अवेलेबिलिटी है सी का, वह भी इसको एक पॉजिटिव। डूडलिंग दूसरा इंटरेस्ट है आपका? डूडलिंग किशोर कुमार वाला डूडलिंग, या जो कंप्यूटर पर कुछ करते हैं वो? सर पेपर पे बनाता हूँ मैं डूडल्स। अच्छा, एक डूडल कुछ सॉफ्टवेयर टाइप भी है? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, तो कब जो कागज की आकृतियां बनाते हैं उसी Yes, को sir. आप डूडलिंग कहते हैं? अच्छा, और इंडियन क्यूजीन में क्या इंटरेस्ट है? डेवलपिंग टेस्ट फॉर इंडियन क्यूजीन, टेस्ट सर मतलब क्या? जैसे भारत की जो विविधता रही है, तो अगर हम किसी समाज को समझना चाहते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं, तो उसके वहाँ की- पेट को समझ लो, उसके स्वाद को समझ लो। हाँ? सर मतलब वहाँ से एक समाज के बारे में एक पता चलता है कि वहाँ क्या खान पान होता है और किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है और कितने लोग एग्रीकल्चर से अच्छा, जुड़े हुए हैं। उस मायने में टेस्ट आप लिखे हैं, मुझे लगा स्वाद, जीभ वाला स्वाद। अच्छा, ओके, तब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मध्य प्रदेश के आप हैं, आपको कहा जाए कि मध्य प्रदेश का इतिहास लिखो, कहाँ से शुरू करेंगे? सर मध्य प्रदेश का इतिहास पाषाण काल से ही शुरू हो जाता है। जैसे भीमबेटका, आदमगढ़ की जो गुफाएं है। भीमबेटका की क्या विशिष्टता है? सर भीमबेटका की एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जहाँ पे हमको पता चलता है कि आदि मानव किस प्रकार से एक अपना
आदि मानव में किस काल विशेष की बात कर रहे हैं? सर ये मध्य पुरापाषाण काल की। मध्यपूर्व पाषाण। तो उस समय कैसे वो अपनी दिनचर्या बिताते थे और किस प्रकार खान पान प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में क्या जानते हैं? सर प्री हिस्टोरिक आर्ट सर प्री हिस्टोरिक आर्ट तो मैं इस बारे में पूरी जानकारी नहीं रख पाता हूँ, लेकिन आज भी फिर भी फैशन में है। लोग कई निमंत्रण पत्र पर या जो पैकेट्स होते हैं या इन्वेलप्स होते हैं उसके ऊपर प्री हिस्टोरिक आर्ट बनी हुई होती है। आकृतियों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज्योमेट्री आकृति है वह ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ एक मॉडर्न आर्ट के फ्यूजन के रूप में प्री देखा जाता है। हिस्टोरिक लोग जो हैं वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए। ये अपने आप में किस मेंटल कैपेसिटी को दिखाता है? सर उन्होंने सोचने की क्षमता विकसित कर ली थी, और एक जो भेद होना चाहिए जो पुरुष और स्त्री में, उसका भेद भी देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। सर ज्योमेट्री के आधार पर ही पैटर्न में, जैसे कुछ एक पुरुष की आकृतियाँ अन्य महिला आकृतियों से अलग है, और कैसे शिकार के लिए जो दर्शाने के लिए किस प्रकार से पैटर्न का प्रयोग किया गया है, वो बताता है कि उन्होंने अपने आसपास की जो चीज़ें थी उसको लेके अच्छा विश्लेषण क्षमता विकसित कर ली थी। आप ऐसा सोचते हैं कि ज्योमेट्री इज सो सेंट्रल टू ह्यूमन थॉट और ह्यूमन थिंकिंग? एबिलिटी टू थिंक इज ज्योमेट्री, इज ज्योमेट्रिकल, बल्कि एबिलिटी टू थिंक इज ज्योमेट्रिकल। सॉरी सर, मैं इस बारे में जानकारी नहीं रख पाया। नीरज, अहमदनगर की सेना के संदर्भ में क्या अहमियत है? मैम अहमदनगर एक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण रहा है। तो सेना की नज़र से हम सेना के कई जो इस्टेब्लिशमेंट है जो भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, वहाँ पे स्थित है, जिसमें डीआरडीओ की कुछ फैक्ट्रीज है, और जो एक मैम मैं रेजिमेंट का नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक जो भारतीय आर्मी की एक पुरानी टैंक डिवीजन आर्मर्ड कोर वहीं पे, उसका ट्रेनिंग वहीं पे होती है। अच्छा, रेलवे मैन के बारे में सुना है? क्या है? मैम रेलवे मैन अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के आधार पे बनाई गई है। उसमें बताया गया है कि उस समय रेलवे कैसे जो डिज़ास्टर हुआ था उसको कैसे और बड़ा डिज़ास्टर ना हो जाए उसको रोकने में कैसे कार्य कर रही थी, बताया गया है। कैसे मतलब छोटे वर्क लेवल के वर्कर्स ने कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा, आपका अहमदनगर ननिहाल है? अच्छा, वहाँ पे काफ़ी सांप्रदायिक टेंशन्स रहते हैं उस शहर में, तो उस संदर्भ में फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कट्टरवाद और आतंकवाद। मैम कट्टरवाद आतंकवाद के रूप में मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी के रूप में है, और उसमें ज़रूरी नहीं हो कि हिंसा का प्रयोग किया ही जाए, लेकिन आतंकवाद में हिंसा और गैरकानूनी जो भी रास्ते हैं उसका अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग, यूएन के इसमें हम लोग 3 शब्द यूज़ करते हैं: पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग। कुछ आइडिया है ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या हैं, गतिविधियाँ ये? मैम एग्जैक्ट डिफरेंस तो अच्छा, पीस कीपिंग बता दीजिए। पीस कीपिंग मैम जो एक टेंशन का जो एक एरिया बनना होता है, जैसे इंडिया के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाता है अफ्रीका के कुछ रीजन में, तो 2 देशों के मध्य जो तनाव है उसमें कौन देखता है इसको, ओवरसी कौन करता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को? मैम एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यूएन के अंतर्गत ही आता है। यूएन ही करता है। अच्छा, निवेश के संबंध में राउंड ट्रिपिंग सुना है शब्द कभी? यस सर। क्या होता है राउंड ट्रिपिंग? सर राउंड ट्रिपिंग सर एक तरीका है ये कि कैसे अवैध धन को वैध धन बनाया जाए। सर इसके अंतर्गत कार्यप्रणाली में ये होता है कि कुछ जो शेल कंपनीज का निर्माण करके तो एक थर्ड जो टैक्स हेवन कंट्रीज है उनमें निवेश किया जाता है। उनके माध्यम से
जो टैक्स एग्रीमेंट है उसका दुरुपयोग करते हुए अन्य तीसरे देश में निवेश करके ब्लैक मनी हो सकता है या फिर अन्य इलिटिस्ट जो अवैध तरीके से उपलब्ध धन है उसका। मनी लॉन्ड्रिंग का साधन है, कह सकते हैं। यस सर, मनी लॉन्ड्रिंग का एक साधन है। ठीक है नीरज, थैंक यू। वेलकम सर। तो नीरज, आपका इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है। एक बात बताइए, आप कुछ तनाव में हैं आज क्या? नहीं सर, कुछ जो प्रश्न रहते हैं उसकी वजह से आ गया था। अच्छा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। आप ही के सब्जेक्ट के ऊपर तो सब लोग बात कर रहा है। आपने बीसीए किया है तो डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, डाटा पर तो डाटा सेंटर की बात किसी ने नहीं उठाई है, लेकिन डाटा सेंटर की बात भी उठती। भारत में डाटा सेंटर पर बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो, हाँ हिस्ट्री पर पूछा ही जाएगा। हाँ, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। आपको वही पूछा जाएगा जो आप जानते हैं। केवल आप प्रेजेंट करने में घबराएं नहीं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और इंथुजियाज्म रखिए और फेस को थोड़ा और चीयरफुल रखिए, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, ऐसा तो नहीं कि और कोई मॉक इंटरव्यू वाला आपको डरा दिया है दूसरे लोगों ने। सब कुछ एक गए। हाँ, तो इसको भूल जाइए। आप अपने सब्जेक्ट को खूब बढ़िया से पढ़िए और न्यूज़पेपर को भी अच्छे से पढ़िए, और ये इतना रहेगा तो वहाँ पर सब एक से एक सुंदर आपको कोऑपरेट करने वाला लोग बैठा हुआ है। टांग खींचने वाला कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई वहाँ टांग नहीं खींचता है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, सब सपोर्टिंग लोग बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं वहाँ पर, कोई नहीं टांग खींचता है, ठीक है। घबराना नहीं है। आपको अगर सब्जेक्ट की जानकारी है तो उत्तर दीजिए, नहीं जानकारी है तो मना कर दीजिए। मना करने के तरीके वही हैं, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, सर आई डू नॉट नो, आई डोंट रिमेंबर, सर दिस वन आई डू नॉट नो, आई न्यू बट आई हैव फॉरगॉटन, जो भी है, आई एम अनेबल टू रिकॉल, उसकी हिंदी करके जो भी होती होगी उसको करिएगा। इसी भी शर्म भी नहीं करना है कि मुझको तो इसका उत्तर नहीं आया, अब क्या होगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि उत्तर के 10 मार्क्स हैं, आपके 5 मार्क्स मिले, ये नहीं मिलेगा। जो आपने उत्तर नहीं दिया और आपने स्वीकार किया कि उत्तर नहीं दिया, हम क्या समझते हैं मालूम, वहाँ पर ये समझते हैं दैट दिस इज ए पर्सन हु is able to decide that he does not know, which is a very good quality for the bureaucrat. ये तय कर लेना कि मुझे नहीं मालूम है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। और उससे भी बड़ी क्वालिटी है ये मालूम होने के बाद कि मुझे नहीं मालूम है, ये स्वीकार करना कि मुझे नहीं मालूम है। ये पर्सनालिटी का एलिमेंट है, इसलिए उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। कोई सवाल आपको पूछना है? सर वॉइस का लेवल मेरा ठीक है? परफेक्ट है, ठीक है। कोई इंतजाम थोड़ा सा और रहेगा तो थोड़ा सा आता तो है सब कुछ, हाँ, पढ़ा है आता है तो एनर्जी लेवल वहाँ पर बढ़ाइए। देखिएगा जनरली रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है। उन लोग का एसी उसी भी आवाज़ नहीं करता, कहीं कोई आवाज़ नहीं करता, एकदम बिल्कुल शांत। तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं उतने में चल जाएगा। फिर भी कह नहीं सकते, कोई कोई मेंबर का रूम बहुत बड़ा है, किसी मेंबर का रूम छोटा है, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। दूर से जो लोग बताते हैं और जोर बोलिए कम बोलिए, वो बेकार की बातें हैं। जब आप पहुँचिएगा तो आपको डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बैंड परमिटेड नहीं होता है, तो आपको अगर नहीं, वो वहाँ पर हो सकता है खुलवा देगा, लेकिन अगर आपको लगाना है तो ऐसे करिएगा कि कब इंटरव्यू? 13 फरवरी ना, तो समझिए कि 6-7 फरवरी को एक नया बांध लीजिएगा, गंदा नहीं लगे, हैं, क्योंकि निग्लिजेंट पर्सनालिटी अच्छा नहीं है। इट शुड ऑल्सो नॉट लुक वेरी फ्रेश कि आज सुबह ही मंत्र पाठ करके बांध के आए हैं, एक हफ्ता पुराना रहता है तो बुरा नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 बार तो खुलवा दिया है। हाँ, तो इसलिए मैं तो उनको बोलता हूँ जो विश्वास करते हैं तो यहाँ बांध लीजिए, हैं, यहाँ बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपनी श्रद्धा की बात है। मुझे इंटरव्यू में ताकत मिलती है, ये बांधा रहेगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर वहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ, विजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसको छुपाइएगा और छुपेगा नहीं। जैसे और फिर आप थोड़ा सा चेयरिंग, थोड़ा स्माइलिंग है ना, उस समय पूरे इंटरव्यू में आप काफी मतलब एक आध बार मौकों को छोड़ के टेंस दिख रहा है। वो टेंशन नहीं रखने की जरूरत है, ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है। आराम से बातचीत करिए और आपको जो आता है, कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा पहले समझिए कि उसमें ट्रिक क्या है है ना।
ठीक है। ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं, हाँ मतलब कभी धीरे, आप बिल्कुल मोनोटोन हाँ। एकदम। हाँ, तो वो थोड़ा सा कभी उतना उस स्तर का उत्तेजना आप दिखा सकते हैं, कभी एक्साइटेड हुए, कभी थोड़ा कम हुए। आप बिल्कुल फ्लैट मार रहे हैं, जैसे लगता है ना कि बहुत मशीन की तैयारी तरह। है हाँ, के हाँ, साथ हाँ। है, वो नेचुरल होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा अभ्यास करते रहिए, Otherwise सोचते अच्छा रहिए, कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।